नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को एक बार फिर कोरोना को लेकर रियासतों की वज़राए आला के साथ मीटिंग की। इजलास ख़त्म होने के बाद मोदी ने कहा कि हमें अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर ध्यान देना चाहिए। इसमें हुकूमत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी। हमने पिछले बार 10 लाख एक्टिव केसेस देखे हैं, हमने उस पर कामयाबी पाई थी। अब तो हमारे पास तजुर्बा और रिसोर्सेस दोनों हैं, हम इस पीक को रोक सकते हैं। मोदी ने कहा कि मुल्क पहली लहर की पीक को क्रॉस कर चुका है। इस बार ग्रोथ रेट पहले से ज़्यादा तेज़ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब समेत कई रियासतें पहली लहर की पीक को पार कर चुके हैं। कई रियासतें इस जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए फ़िक्र का मौजू है। इस बार लोग पहले के मुकाबले बहुत कैजुअल हो गए हैं। ज़्यादातर रियासतों में इंतज़ामिया भी सुस्त नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीन का वेस्टेज रोकना है। उन्होंने कहा कि रियासतों की सलाह से ही मुल्क के लिए स्ट्रैटेजी बनी है। 45 साल से ऊपर के लोगों को 100% वैक्सीनेशन का निशाना बनाइए। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को बाबा अम्बेडकर की जयंती है। क्या हम इस दौरान टीका उत्सव मना सकते हैं, यानी वैक्सीनेशन फेस्टिवल? मुहिम चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। इस दौरान ज़ीरो वेस्टेज हो, इससे भी वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा। इसके लिए सेंटर्स की तादाद बढ़ानी पड़े तो बढ़ाइए। कि जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है, जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्यों के साथ विशेष रूप से चर्चा की गई है। लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं, आपको लगता है, वो मेरे तक पहुंचाइए, ताकि कोई रणनीति बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहां जो भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया, उससे भी स्पष्ट है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है। लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बराबर मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने माह सियाम के दौरान हरम मक्की में आने वाले नमाजियों और मोतमरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करने का ऐलान किया। मस्जिद हराम में आने वाले मोतमरीन के लिए कोरोना की 2 खुराकों का हुसूल लाजमी करार दिया गया है। तमाम मोतमरीन को तवक्कल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हरम मक्की में दाखिले की इजाज़त होगी। ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है और उसे 14 दिन गुजर चुके हैं, उन्हें भी मस्जिद हराम में आने और इबादत की इजाज़त होगी। ऐसे अफराद जो कोरोना की वबा का शिकार होने के बाद सेहतियाब हो गए हैं, वो भी उम्रा की अदायगी के लिए हरम मक्की में दाखिल हो सकते हैं। ताहम तमाम नमाजियों और मोतमरीन के लिए वबा के पेश नज़र इख्तियार करदा SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि माह सियाम के 1442 हिजरी के माह सियाम के मौके पर हरमैन में नमाजियों और मोतमरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करने का ऐलान किया। इस हवाले से न सिर्फ मस्जिद हराम बल्कि मस्जिद नबवी में भी ज़ाब्ता-ए अखलाक वज़ा किया गया है, जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना है कि हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की तमाम ज़ैली शाखें और एजेंसियाँ
माह सियाम के लिए वज़ा करदा प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रही हैं। बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के साथ साथ उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के तमाम इक़दाम किए गए हैं। हरमैन शरीफैन में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीन का हुसूल लाजमी करार दिया गया। उधर हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान हानी हैदर ने बताया कि मोतमरीन और नमाजियों की खिदमत पर मामूर तमाम रजाकारों के लिए कोरोना वैक्सीन का हुसूल लाजमी करार दिया गया। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी और महकमा सेहत के ताउन से हरम मक्की और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। उनका कहना है कि माह सियाम के दौरान हरम मक्की में सैनिटाइजिंग का अमल जारी रहेगा। मस्जिद हराम को साफ सुथरा रखने और जरासीम से पाक करने के लिए 5000 रजाकारों पर मुश्तमिल अमला 24 घंटे मसरूफ रहेगा और मस्जिद हराम में 24 घंटे में 10 बार जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। उम्रे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सहन मुताफ में तवाफ के लिए वर्चुअल ट्रैक बनाए गए हैं। उन ट्रैक का मकसद समाजी दूरी को यकीनी बनाना है। 3 ट्रैक उमर रसीदा और माजूर अफराद के लिए मख्तस हैं जो खाने काबा के ज्यादा करीब हैं। 3 अप्रैल को जूनागढ़ में फोर्सेस और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद हॉस्टेज बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि राकेश्वर सिंह इस वक्त तर्रेम में 168वें बटालियन के कैंप में है। वहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उन्हें कैसे और किसके साथ रिहा किया गया, कितने बजे वो कैंप पहुंचे, इन सभी बातों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। राकेश्वर की रिहाई के बाद उनकी बीवी मीनू ने कहा कि आज उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। उन्हें उनके लौटने का पूरा भरोसा था, इसके लिए हुकूमत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वहीं उनकी मां कुंती देवी ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया। जब हुकूमत की बात हो रही थी तो उन्हें थोड़ा भरोसा तो था लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत और उसके साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जामात की सीबीआई जांच के अहकाम दिए गए थे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि ये 2 बड़े ओहदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है, लोगों का भरोसा बना रहे, इसीलिए इंडिपेंडेंट जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के अहकाम में दखल नहीं देंगे। सीबीआई की तरफ से की जा रही बेसिक इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र हुकूमत और देशमुख की अर्जियों पर सुनवाई की। अनिल देशमुख की तरफ से कांग्रेस कायद और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। एंटीलिया केस और मनसूख हिरेन के कत्ल के मामले की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सचिन वजह के मेंटर रहे साबिक एसीपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले शर्मा से चारशुम्बे के रोज 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। हिरेन के कत्ल के मामले में एनआईए जांच कर रही है कि क्या प्रदीप शर्मा को वजह के मंसूबों की जानकारी थी। एनआईए को वजह के एक बैंक खाते से 1.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने चारशुम्बे को एनआईए कोर्ट को बताया कि खुद को ईमानदार बताने वाले सचिन वजह के एक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मिलना शक पैदा करता है। एनआईए ये जांच करना चाहती है कि इतने पैसे कैसे और कहां से आए। इसी की बुनियाद पर वजह की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मनसूख हिरेन भी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर धमाकों से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने के मामले में शामिल था। एनआईए के मुताबिक मनसूख पैसों के लालच में इस केस में वजह का साझेदार बना था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए सैंपल पेपर बोर्ड की ऑफिशियल एकेडमिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है cbscacademic.nic.in है। इस साल बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स
4 मई से शुरू होंगे, जो 14 जून तक जारी रहेंगे, जबकि स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। वहीं इस साल इम्तिहानात का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान कोरोना मुतासिर पाए गए स्टूडेंट्स को एग्जाम में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 11 जून या उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करने पर वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने जुमेरात को हावड़ा जिले के दोमजूर में चुनाव इंतखाबी मुहिम चलाई। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जरूर जारी रखूंगी जो बंगाल को मजहब और जातों की बुनियाद पर बांटना चाहते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने 4 जुम्मे को ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी की थी। ईसी ने उनके उस बयान पर एतराज जताया था जिसमें ममता ने मुसलमानों से टीएमसी को वोट देने की अपील की थी। ममता ने जुमेरात को दोमजूर में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के स्टार कैंपेनर और वजीर आजम मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज करता। उन्होंने सवाल किया कि नंदीग्राम में कैंपेन करते वक्त मिनी पाकिस्तान लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था, ईसी ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। वेस्ट बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे फेज के लिए पोलिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने जुमेरात को वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार में रोड शो किया। उनके रोड शो में बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को बंगाल के हुगली में रैली की। योगी ने कहा कि हमारा कोई भी काम राम के बिना नहीं होता। ममता दीदी कहती हैं कि उन्हें जय श्री राम सुनना पसंद नहीं है, लेकिन इलेक्शंस ने दीदी को चंडी का पाठ करने पर मजबूर कर दिया। संदेश देने की बात कही थी, आज जो हिंसा से, अराजकता से, टीएमसी के भ्रष्टाचार से क्यों आहत हुआ है, यही प्रश्न पूरा देश बंगाल के नौजवानों से, बंगाल के किसानों से, बंगाल की बहन और बेटियों से ये प्रश्न पूछना चाहता है टीएमसी की सरकार से। और यही पूछने के लिए मैं भी आज आपके बीच आया हूं कि ममता दीदी कम से कम उसका जवाब हमको मिले। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता कि बंगाल में बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं। कई विधानसभा क्षेत्रों में जब मैं जहां गया हूं तो मुझे जान करके हैरानी हुई कि जब बालिकाएं स्कूल में जाती हैं तो स्कूल के बाहर तमाम उपद्रवी तत्वों के द्वारा उन पर छींटाकशी करने का प्रयास होता है और उन उपद्रवी तत्वों को टीएमसी का कैडर बना करके उनके माध्यम से अराजकता पैदा करने का प्रयास बंगाल के अंदर होता है। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 30 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 28,86,000 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 करोड़ 72 लाख लोग ठीक हुए हैं। 2 करोड़ 28 लाख मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इनमें से 99,507 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक B.1.1.7 यूके वेरिएंट अमेरिका के सभी 50 रियासतों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर रोचेल वॉलेंस्की ने कहा कि पिछले 4 हफ्तों से वायरस तेजी से फैल रहा है। अमेरिकी सदर के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉसी ने लोगों से अभी कुछ दिनों तक बाहर कम से कम रहने की अपील की है। वहीं ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन डॉक्टर आशीष झा ने इंतबाह दिया है कि रियासतों को कुछ और हफ्तों के लिए पाबंदियां हटाने पर रोक लगाने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तानियों के आने पर रोक लगा दी है। हिंदुस्तानियों की न्यूजीलैंड में एंट्री पर बैन 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा
ऑर्डन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनके मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन के 23 मामलों में से 17 हिंदुस्तानी हैं। ये सभी हिंदुस्तान से लौटे थे, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। सिंगापुर ने भी हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 8,000 हिंदुस्तानियों के वीज़ा रोक दिए हैं। ये वो हिंदुस्तानी हैं जो पिछले साल कोरोना वबा के दौरान सिंगापुर से हिंदुस्तान आए थे और अब वापस जाना चाहते हैं। यूरोपियन ड्रग्स रेगुलेटर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने दावा किया है कि उन्होंने एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थुक्का जमा होने के बीच मुमकिना लिंक की तलाश कर ली है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि जोखिमों का मुकाबले में इस टीके के अब भी फायदे ज़्यादा हैं। EMA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमर कुकी ने कहा कि एस्ट्राजेनिका का टीका लगाए जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग होने के जो मामले हैं उनमें कुछ मुमकिनात मौजूद हैं। इन क्लॉटिंग और कम प्लेटलेट्स के मेल के मुमकिना इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर हो सकती है, जबकि कभी कभी हेपेरिन के मरीजों के इलाज के दौरान ऐसे मामले दिखते हैं। EMA के बयान से फौरी बाद ब्रिटेन के मेडिसिन रेगुलेटर ने एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को बेहतर बताया। हालांकि ब्लड क्लॉटिंग के रेयर मामलों को देखते हुए 30 साल से कम उम्र के लोगों को फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के टीके लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। चाशुम्बे को यानी पिछले 24 घंटों में मुल्क में रिकॉर्ड 1,26,265 लोग मुतासिर पाए गए। पिछले साल वबा शुरू होने के बाद से अब तक ये सबसे पहली बार है जब एक दिन के अंदर इतने लोग मुतासिर हुए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को एक दिन के अंदर 1,15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा चाशुम्बे को 684 मरीजों की मौत भी हो गई थी और 59,129 लोग रिकवर हुए। इसी के साथ कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 1,29,00,000 से ज्यादा हो गया। इनमें 1,18,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 मरीजों की मौत हो गई है। 9,05,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन भी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने वाले 29 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक इंस्टीट्यूट के 89 स्टूडेंट्स मुतासिर हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का टीका लिया। वैक्सीन लेने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, आज मैंने एम्स में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो cowin.gov.in पर इंदराज कर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही उन चंद तरीकों में से एक है जिनके जरिए वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान कोरोना वैक्सीन को लेकर इख्तिलाफात में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि महाराष्ट्र को कोरोना की वैक्सीन की फराहमी के मामले में इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कोरोना की 17 लाख वैक्सीन फराहम की गई, जबकि यूपी को 48, MP को 40 और गुजरात को 30 लाख खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। राजेश टोपे ने कहा कि उन्होंने मरकज के भेदभाव के रवैये के बारे में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं, सबसे ज़्यादा आबादी है और 57,000 से ज़्यादा अमवात वाक़ हो चुकी हैं, फिर भी इम्तियाजी सलूक रवा क्यों रखा जा रहा है। मेरी शिकायत पर हर्षवर्धन ने कहा कि इस मामले को देखते हैं और इसको सही कराते हैं। वजीर सेहत ने कहा कि वैक्सीन की किल्लत के बाद सितारा और पनवेल समेत कई इलाकों में टीकाकारी मुहिम बंद हो गई है। बाकी आमचं काहीच म्हणणं नाही। आम्ही 6 लाखाच्या पुढे वाढवणार पण नाही, पण वाटलं तर 6 लाख करण्यासाठी जे काही आमची रेट आहे 40 लाख तरी आम्हाला दिले पाहिजे। आणि मला जी माहिती आहे बाहेर देशांमध्ये देण्यापेक्षा सुद्धा खऱ्या अर्थाने आपल्या राज्याची आज गरज आहे। सगळीकडे वॅक्सिनेशन हा एकमेव कोरोनापासून वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातूनचा महत्त्वाचा रामबाण इलाज आहे, राजमार्ग आहे।
त्याच्यामुळेच हर्ड इम्युनिटी आपल्याला आणता येऊ शकेल आणि त्यामुळं हा एक विषय महत्त्वाचा आहे. आणि दुसरा आमचा आग्रहपूर्वक पुन्हा मागणी आहे की अमेरिकेपासून तर अनेक विकसित देशांनी तेलंगाना में कोविड-19 के 2055 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,18,704 हो गई है। रियासत में वैसे तो मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,741 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 398 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोरोना का बहरान एक मरतबा फिर शदीद हो रहा है और एक के बाद दीगरे कई शहरों में कई तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। केसेस में लगातार इजाफा होने के सबब शहरों में फिर मुकम्मल लॉकडाउन का खतरा मंडलाने लगा है। दरियासना महाजिर मजदूरों की वतन वापसी की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और पुणे समेत कई शहरों से महाजिर मजदूरों ने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर गुज़िश्ता दिनों बड़ी तादाद में महाजिर मजदूर अपने घरों को लौटते हुए नजर आए। बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ मजदूरों ने कहा कि पिछली बार हुआ लॉकडाउन में यहीं फंस के रह गए थे, अब फिर से वही सूरत हाल नजर आ रही है, तो यहाँ फंसना नहीं चाहते, लिहाजा बर वक्त अपने घरों को लौट रहे हैं। ख्याल रहे कि कोरोना बहरान के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली और आज नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कई तरह की दीगर पाबंदियों का इतलाक भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है, जहां महाजिर मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर कोरोना के खिलाफ गैर जिम्मेदारी से काम करने और कोरोना से होने वाली अमवात के गलत आदाद व शुमार देने का इल्जाम लगाया। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को जारी एक बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के वजीर आला कोरोना मुतासिर अफराद के राब्ते में आने के बाद भी रैलियों में जा रहे हैं। उनका दफ्तर कोविड से होने वाली अमवात के गलत आदाद व शुमार दे रहा है। उन्होंने कोरोना से होने वाली अमवात के सिलसिले में हुकूमत को घेरते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक लखनऊ के शमशान घाट और अस्पतालों में लंबी वेटिंग है, लोगों में दहशत है। जिनका काम जवाबदेही और शफाफियत का है, वो खुद गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। बहरान के वक्त रहनुमाओं को सच और सही बर्ताव की मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा है कि लखनऊ में कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब है और बैंकुट धान शमशान घाट पर हर रोज़ एम्बुलेंस की लाइन लगी रहती है। लोगों को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए टोकन लेने पड़ रहे हैं। रियासत में 6,000 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और हर दिन 40 लोगों की मौत हो रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज तुलबा के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर तंज करते हुए कहा कि आसमान छूती हुई महंगाई और ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के दरमियान गाड़ी में तेल भरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसीलिए मोदी को लोगों की जेब ढीली होने के पेश नज़र खर्चे पे चर्चा करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत की टैक्स वसूली की वजह से आवाम के लिए गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, फिर वजीर आजम इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते, खर्चे पर भी हो चर्चा। कांग्रेस की मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कमर तोड़ महंगाई पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि 73 सालों में सबसे महंगी और जालिम हुकूमत हर रोज़ किसानों पर करती है नई वार, जो कभी नहीं हुआ वो जुल्म कर दिखाया। मोदी सरकार ने डीएपी खाद की कीमत में 700 रुपये का इजाफा किया। मौजूदा वक्त में नोवेल कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में मुंतकिल होने वाला सबसे नया पैथोजन है, लेकिन इस जैसे हजारों वायरस जानवरों में छिपे हैं जो किसी भी वक्त इंसान को एक नई आलमगीर वबा में मुब्तला कर सकते हैं। अमरीकी मुहक्किकीन ने एक ऐसा नया ऑनलाइन टूल तैयार किया है जिसमें ऐसे वायरस की उनकी हलाकत खैजी के लिहाज से दर्जाबंदी की गई है जो एक ही जुस्त में जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर कोरोना जैसी तबाही फैला सकते हैं। इस ऑनलाइन टूल को स्पिल ओवर के नाम से मुतारिफ करवाया गया। इस टूल को डेवलप करने वाली टीम के सरबराह और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के मुहक्किक जोए ग्रेंगी ने बताया कि स्पिल ओवर में इब्तदाई तौर पर जानवरों में मौजूद ऐसे वायरसेस की वॉच लिस्ट तैयार की गई है जिनसे इंसानी सेहत को शदीद खतरा लाक है।
ये टूल बिला मुआवजा ऑनलाइन दस्तियाब है। उन्होंने बताया कि इस टूल्स को साइंसदान, पॉलिसी मेकर्स और माहिरीन सेहत मजीद तहकीक के लिए तरजीह बुनियादों पर ऐसे वायरस पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल्स की बदौलत मुमकिना तौर पर वबा का खतरा बनने वाले वायरस की निगरानी करते हुए क़ब्ल अज़ वक्त वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है। ज़ोए ग्रिंगी का कहना है कि हमें न सिर्फ ऐसे वायरसेस की शिनाख्त करने की ज़रूरत है, बल्कि किसी दूसरे तबाहकुन वबा के रौनुमा होने से पहले ही तरजीह बुनियादों पर इन वायरसेस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। रवां हफ्ते जरीदा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में स्पिल ओवर टूल पर शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक तकरीबन 250 वायरसेस को ज़ोनटिक के तौर पर शिनाख्त किया गया है। ज़ोनटिक यानी हैवानों की बीमारियों की इस्तिलाह ऐसे वायरस के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि पहले ही जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद वायरस ऐसे हैं जिनके इंसानों में मुंतकिल होने के इम्कानात हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस जानवरों से इंसानों में दाखिल हो जाए, इसीलिए इस टूल में वायरस और उसके मेज़बान से मुंसलिक रिस्क फैक्टर्स पर तवज्जो मरकूज की गई है। ऐसे रिस्क फैक्टर्स 32 हैं। स्पिल ओवर टूल्स में जंगली हयातियात के स्पिल ओवर खतरात को मद्देनजर रखते हुए 887 वायरसेस को रैंक किया गया है। जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले सरे फहरिस्त में पहला नंबर लासा और दूसरे पर SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 और तीसरे नंबर पर एबोला वायरस है। मशहूर अमरीकी रिसाला फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की फहरिस्त जारी करते हुए दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज एक बार फिर अमरीकी कंपनी अमेजॉन के बानी जेफ बेजोर के सर बांधा है। मीडिया में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्ब्स ने 35 में सालाना अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 2755 अरबपति अफराद को शामिल किया गया है। इस साल जारी होने वाली फहरिस्त में 500 से ज़्यादा अफराद का इजाफा हुआ, यानी साल 2020 में कोरोना के वबा के बावजूद लोगों की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ और एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज अमरीकी कंपनी अमेजॉन के बानी चीफ बेजोर के पास चला गया, जिनकी मजमूई दौलत 177 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोर की दौलत इतनी ज़्यादा है कि उनके पास दुनिया की अमीर तरीन खातून से तकरीबन 100 अरब डॉलर ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स की दौलत दुनिया के अमीर तरीन 3 खवातीन के तकरीबन मसावी है। फोर्ब्स की फहरिस्त के मुताबिक दुनिया की अमीर तरीन खातून फ्रांसीसी कारोबारी शख्सियत व समाजी रहनुमा 66 साल फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स है, जिनके असासे 174 अरब डॉलर से कम है। कोरोना वायरस का असर ऑटो इंडस्ट्री से खत्म नहीं हो रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने मार्च में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सालाना की बुनियाद पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 28.64% की गिरावट आई है। हालांकि फरवरी 2021 के मुकाबले में आंकड़े बेहतर हैं। फरवरी में भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन में सालाना की बुनियाद पर 13.43% की गिरावट रही। बता दें कि पिछले 2 महीनों से सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च में भले ही ओवरऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस दौरान पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 28.39% की ग्रोथ रही। बीते महीने इस सेगमेंट में 2,79,745 2,79,745 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए। मार्च 2020 में यह आंकड़ा 2,17,879 था, यानी सालाना की बुनियाद पर बीते महीने 61,866 पैसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए। कोरोना वबा के इस दौरान में ट्रैक्टर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2021 में भी सेगमेंट में 29.21% की ग्रोथ रही। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।